सो आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो एनालिटिकल प्रोसेस को जो है वो शुरू किया हुआ है। तो एनालिटिकल प्रोसेस को जो है वो शुरू किया हुआ था। हमने फर्स्ट अब देखा था कि सैम्पलिंग जो है वो कैसे करते हैं डिटेल में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है परफॉर्मेंस स्पेसिफिक नेसेसरी केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशंस को यूज करते हुए हम एनालॉग की कंसंट्रेशन को जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्टिलेशन है, प्रेसिपिटेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है। और उस एनालाइट की जो है वो कंसंट्रेशन को देखते हैं। उसके बाद जो है वो हम जब हमारे पास आ जाती है वो उसकी अमाउंट आ जाती है, तो हम उसकी मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट्स जो है वो लेते हुए हमने कुछ एनालिसिस जो है वो करने होते हैं। हमारे पास अब एनालाइट आ गया, प्रेसिपिटेट आ गया, ठीक है, या फिर वो हमारे पास जो है वो चीज आ गई जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि तीन किस्म के हमारे पास एनालिसिस होते हैं: ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होगा कि जैसे हमारे पास प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन है, तो हमारे पास जो नीचे में जो है सटल सब्सटेंसेस होंगे, हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, उनको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हमने फिल्टर पेपर पे मौजूद प्रेसिपिटेट को जो है वो ओवन में रख देंगे। ओवन में जैसे रखेंगे तो मफल फर्नेस जो है वो हम यूज करेंगे या ओवन यूज करेंगे, उससे होगा यूं कि जो हमारा फिल्टर पेपर होगा वो क्या करेगा, वो जल जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली। और जो हमारा प्रेसिपिटेट्स हैं वो प्रॉपरली तौर पे जो है ड्राई हो जाएंगे और उनका जो है वेट कर लेंगे, ठीक है, बाद में। तो ये होगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम डायरेक्टली कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वेट ऑफ अननोन कंपाउंड इन द सैंपल बाय प्रेसिपिटेशन एंड वोलेटाइजेशन। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव पहले हमने जो है वो केमिकल सेपरेशन किया ना, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस था कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूट है कितना और कैसे कैसे है, ठीक है। मतलब कितना, मतलब ये है कि एनालाइट को हमने बाहर निकाला है, ठीक है, वहां से हमारे पूरे सॉल्यूशन में से। अब हमने क्वांटिटी क्वांटिटी अपने क्वांटिटी जो है वो देखना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखना है, तो हमने पहले ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास कोई वॉल्यूम जो है वो जो है वॉल्यूम लिया जाए। वॉल्यूम किस तरह रहते हैं कि हमारे पास जो सैंपल हो वो लिक्विड फॉर्म में हो, एनालाइट लिक्विड फॉर्म में, तो क्या करेंगे कि हम जो है वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट नीडेड टू रिएक्ट विद एनालाइट, ठीक है। हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसमें हम प्यूरिटम एसिड वगैरह लेते हैं, ठीक है, KMnO4 लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास जो एनालाइट होगा फ्लास्क में, उसको उसके साथ रिएक्ट करने में जो उसकी अमाउंट होगी, जो उसका वॉल्यूम यूज होगा, उसको डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। जिस तरह एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं कि हमारे पास बेस की कंसंट्रेशन फाइंड नहीं हुई होती, तो हम जो है एसिड ड्यूरेट में डाल के उसके एंड पॉइंट तक आने तक जो है एसिड जो है वो डाल उसमें जो है वो डालते हैं, ठीक है। अच्छा, जो है हम बात कर रहे थे एसिड बेस टाइट्रेशन की। एसिड बेस में यही होता है ना कि एक हम ब्यूरेट में लेते पहले तो हमने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में देखा जिसमें हम कुछ सॉलिड सब्सटेंस जो हमारे पास होता है, सॉलिड सब्सटेंस। हम बात कर रहे थे एसिड बेस टाइट्रेशन की। एसिड बेस टाइट्रेशन में यही होता है ना कि हम अगर बेस की हमारे पास कोई कंसंट्रेशन पॉइंट नहीं है, तो हम ब्यूरेट में एसिड को लेते हैं और उसके वॉल्यूम जो है वो यूज करते हैं टू रिएक्ट विद दैट वेरी एनालाइट। एनालाइट हमारी बेस है, ठीक है। उस एनालाइट के साथ रिएक्ट करते हुए कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, फिर वहां से हम फार्मूले से जो है हम उसकी जो है वो मोलरिटी देख लेते हैं बेस की, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यही होता है कि वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट नीडेड टू रिएक्ट विद एनालाइट इज मेजर्ड। टाइट्रेशन इज अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम जो है प्रेसिपिटेशन, वोलेटाइजेशन इस तरह का मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली वेट मेजर करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, जिस तरह स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंस हो गया, ठीक है। इनको यूज करते हुए हम जो है वेट कैलकुलेट करते हैं हमारे एनालाइट का, ठीक है। हमारे जो भी हम जो है जिस जो हमारे टारगेट पे जो भी चीज है हम उसका वेट फाइंड करते हैं। अब तीनों एनालिसिस में बेस्ट एनालिसिस होता है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। वो क्यों होता है? क्योंकि अब देखें ना, ग्रेगमेट्रिक एनालिसिस हम कर रहे हैं, हमारे पास फेड पेपर में हमने प्रेसिपिटेट को रखा हुआ है। जहाँ पर प्रेसिपिटेट कुछ टूट जाएंगे, कुछ जो है वो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ जो है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी। मफल फर्नेस में वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जब हम उसको जला रहे होते हैं तो उनके साथ भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो हमारा जो है एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो है एरर इस तरीके से आता है कि हम जो है वो फॉर एग्जाम्पल एक बेस जो है वो यूज कर रहे हैं। हमारे पास एक बेस पड़ी है, ठीक है, हमारे पास एक बेस पड़ी है, ठीक है। ये हमारे पास बेस थी, ठीक हो गया। इसमें जो है वो हम जो है बेस जो है वो हमारे पास पड़ी है, ठीक है। हमने इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रखा हुआ है, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। अब जो है वो हमने जो है ब्यूरिट में वो लिया हुआ है एसिड।
एसिड हमने प्यूरिट में लिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम गिराते हैं इसको, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एंड पॉइंट आ गया, लेकिन फिर भी हमने दो चार ड्रॉप्स हमने और ज्यादा डाल दिए हैं, ठीक है। दो चार ज्यादा ड्रॉप्स डाल दिए हैं, क्योंकि हमारे पास जब एक एंड पॉइंट आ जाता है तो फिर एंड पॉइंट आते हुए हमें पता नहीं चलता, हमारे पास ज्यादा ड्रॉप्स यूज हो जाते हैं, ज्यादा एमएल यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी जो एरर के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर एनालिसिस जो होती है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस तरीके से एरर आ जाता है ग्रामेटिक एनालिसिस में भी और इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस को डील कर रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस को, तो हमारे पास कोई भी जो है वो एरर नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है, इतने जबरदस्त किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी हमें बिल्कुल एक्यूरेट चीजें हमें दे देते हैं, ठीक है। उस तरीके से जो है वो हम लोग यहाँ से जो है वो अपना जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रॉपरली मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब ये चीजें हमारी होगी, पहले हमने सैंपल को लिया, हैंडल किया सैंपल को, फिर उसकी पीएच मेंटेन की, परफॉर्म नेसेसरी केमिकल सेपरेशन, फिर हमने मेजरमेंट्स ली, मेजर लेने के बाद हमने प्रॉपर डेटा में उसको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। ठीक है, रिजल्ट्स सबमिट करवाने हैं ग्राफिकल फॉर्म में, डिस्कशंस करनी है, डिफरेंट जो है कंक्लूजन्स ड्रा करनी है, और फिर जो है वो हम जो है एक प्रॉपर जो है प्रोसेस को जो है वो हम जो है वो तशकील दे के प्रॉपरली हम जो है उसको साइड पे रख देंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कैलकुलेशन जो है वो, लास्ट पे हमारा कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग सबमिट है, ठीक है। जब हम लैब रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमारे पास टाइटल पेज होता है जहाँ पे हम सॉल्यूशन प्रॉब्लम बताते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं कि वो प्रॉब्लम है किस नौइयत का, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स जो उसको यूज करने के लिए हमने सपोज किए होते हैं वो लिख लेते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर केमिकल सेपरेशन करने के बाद हम रिजल्ट्स लेते हैं, रिजल्ट्स के बाद डिस्कशन करते हैं, कंक्लूजन के बाद हम रेफरेंस बना देते हैं। हमारे पास एक लैब रिपोर्ट आ जाती है जिसमें प्रॉपर जो है वो प्रॉब्लम को जो है हमारा जो भी एनालिटिकल प्रॉब्लम है हम प्रॉपर प्रॉपर स्टफ के साथ जो है वो चलते हैं, और उसको प्रॉपर जो है वो एक प्रॉपर थ्योरी में भी जो है उसको जो है वो बना देते हैं, ठीक है, पेश कर देते हैं। इसके बाद जो है वो हमने जो है वो एक हमारे पास चीज होती है इंस्ट्रूमेंटल स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड क्या चीज होती है? अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे उसकी, इंस्ट्रूमेंटल स्टैंडर्डाइजेशन की। तो इंस्ट्रूमेंटल स्टैंडर्डाइजेशन में स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड क्या चीज होती है? स्टैंडर्ड जो है वो समझ लिया कि ऐसी चीज है जो कि जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो रिमेन द सेम थ्रू आउट, मतलब जो चीज थ्रू आउट द सेम रहे, ठीक है। स्टैंडर्ड वही होता है, ठीक है, जिसका म्यार एक ही रहे जहां मर्जी चले जाए। तो इंस्ट्रूमेंटल स्टैंडर्डाइजेशन ये होती है कि प्रॉपर तौर पे कुछ इदारे हैं जिन्होंने जो है वो इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि इन्होंने इस टेम्परेचर पे, इस ग्रेविटी पे, इन कंडीशंस पे इस डिवाइस ने इतनी मेजरमेंट इतनी ऐसे ऐसे लेनी है, ठीक है। इसने इतनी क्वांटिटी जो है मेजर करनी है और इसने इस क्वांटिटी को हमेशा जो है इंटैक्ट रखना है, ठीक है। तो यही इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन होती है। स्टैंडर्ड इज अ सिस्टम इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, ठीक है, a material that is used as a defined basis, जिसकी प्रॉपर डिफाइंड बेसिस हो, जो कि चेंज ना हो, ठीक, फॉर मेकिंग द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, ठीक है। जैसे हमारे पास फ्लास्क है तो उसने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास 50 ml वॉल्यूम है तो उसने इतना ही लेना है, ठीक है। और उसमें इतना जो है वॉल्यूम इतनी उसमें जो है वो एरर आ रहा है, ठीक है। वो बाद में हम कैलिब्रेशन में देखते हैं, ठीक है। कैलिब्रेशन क्या चीज होती है? कैलिब्रेशन बिल्कुल इससे रिलेटेड टर्म है कि determination of the relationship between the measured value and the corresponding value realized by the standard। हम कोई भी फ्लास्क यूज कर रहे हैं, कोई पिपेट यूज कर रहे हैं, ब्यूरेट यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसने जो है उस ग्रेविटी पे, उस जिसका जो है हमारे इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे हमें मेजरमेंट दी है, ठीक है। अगर 50 ml हम फ्लास्क दे रहे हैं, लेकिन जब हम उसका उसने जो है हमारे पास एक वेट देना है लिक्विड का 50 ml ने, अगर वो उतना ना दे सके तो उसका मतलब यह है कि उसने उतना 50 ml वॉल्यूम जो है वो उस लिक्विड का नहीं अपने अंदर कंटेन किया हुआ, तो वो होता है एरर, ठीक है। हमारे पास मैयर्ड वैल्यू होती है जो हम खुद एनालिटिकल लैब में मैयर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास डिफरेंस आती है अकोर्ड इन करस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एस्टिमेट। अगर फॉर एग्जांपल 50 ml उसने मेजर करना है लेकिन 50 ml मेजर नहीं कर रहा, उसका वेट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 50 ml में उतना वेट उसको रखना चाहिए लेकिन इतना वेट वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजिंग है। वो जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है, उसकी कैलिब्रेशन करने की जरूरत है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड इज जो है इज यूज टू हैव टू नीड द कैलिब्रेशन। इस कैलिब्रेशन करने की जरूरत होती है ताकि हमारे इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज तौर पे हमारे पास काम कर सके, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन और कैलिब्रेशन को आपने अच्छे से देखना है, ये इंपॉर्टेंट जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे एक चीज हमने देखनी है, वैलिडेशन ऑफ मेथड।
वैलिडेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैलिडेशन, वैलिडेशन क्या चीज होती है? तो उसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मेथड आपको पता है, कोई भी प्रोसेस है उसको फाइंड करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कोई मेथड, कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी चीजें हम देते हैं, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर हम वो चीज सॉल्व करते हैं। वैलिडेशन का मतलब होता है यूज टू चेक। हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसमें, इसके प्रैक्टिस्टिक क्या है, इसमें क्या खूबियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, क्या ये हमारे उस प्रॉपर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक टैबलेट बनाती है, एक मेडिसिन बनाती है, ठीक है, उस मेडिसिन में उसने प्रॉपर जो है वो रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है डिफरेंट कंपोनेंट्स की। अब वो जो है वो उस टैबलेट को डिफरेंट कंडीशन पे देखते हैं कि वो आया बॉडी को हार्म कर रही है नहीं कर रही है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है वैलिडेशन। एक ऐसे जैसे एक कंपनी ने कार बनाई है, ठीक है, पहले उसने एक सीधे रोड पे उसको दौड़ाया है, फिर उसको अब गंदे रोड पे दौड़ाया है, ठीक है, अब दोनों रोड पे उसकी एफिशिएंसी चेक करता है कि आया वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी तरह किसी भी मेथड को वैलिडाइज करने के लिए, चेक करने के लिए चेक किया जाता है, ठीक है। एक हमारे पास प्रॉब्लम है, उसको वैलिडेशन के लिए 3-4 दफा वैलिडाइज किया जाता है, ठीक है, ताकि वो आया अगर एक मेथड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो दूसरा मेथड बनाया, दूसरा नहीं कर रहा तीसरा किया जाता है, तीसरा नहीं कर रहा चौथा किया जाता है, ठीक है। Process used to confirm all the analytical procedures employed for a specific task is suitable for its intended use। एक और उसके सुटेबल यूज के लिए इंटेंडेड है भी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होती है वैलिडेशन, ठीक है, यूज टू चेक, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ जो है वो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा टारगेट है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास टारगेट है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, हमने जो है वो इस पे निशाना लगाना है, ठीक है। हम अपना निशाना लगाते हैं, कोई इधर जाके लगता है, कोई इधर जाके लगता है, कोई उधर जाके लगता है, कोई उधर, इस प्रॉपर टारगेट पे हमारा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे हम जो है इतना यूज टू नहीं है, हमारे पास इतनी जो है वो इक्वाइपमेंट, जो इक्वाइपमेंट कहता हूँ, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतना हमारे पास खुद होश नहीं है कि हम इसको लगा लें, ठीक है। हमारी पर्सनल एरर है जिसकी वजह से हमें नहीं लग रहा, ठीक है। कुछ लोग फिर जो है हम प्रैक्टिस करते हुए जो है हम इसको टारगेट को अप्रोच करना शुरू करते हैं, और हमारे पास आखिर में जो है हम इतना काबिल हो जाते हैं कि हम इस टारगेट को प्रॉपरली हिट करते हैं, ठीक है। इस तरह जो है आर्मी में ट्रेनिंग की जाती है, डिफरेंट जो है वो टारगेट्स लिए जाते हैं, उनके हिट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है हम देखते हैं, हम टारगेट पे हिट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा हमारे पास एक्यूरेट, ठीक है। अगर हम टारगेट के साथ साथ ही हिट कर रहे हैं, ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, हम एरर्स बना रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एरर्स आ रहे हैं, एरर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये होगा प्रिसाइज होगा, ठीक है। एक्यूरेट जो है वो ऐसी चीज होगी जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस एंड एग्जैक्ट टू द दैट वेरी क्लोज वैल्यू, हम देखिए हमने इसको जो है वो एक्यूरेट किया है, ठीक है, हमने इसकी ट्रू जो वैल्यू है उस पे जाके हिट किया, तो ये हमारे पास एक्यूरेट होगा। जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो प्रिसाइज भी हो सकती है, लेकिन प्रिसाइज जो है हमने जो है इसको देखें तो हमने प्रॉपर जो है वो हिट नहीं कर सके, ठीक है, और वो जो है वो इस तरीके से जो क्या नाम है इसका, हमारे हिट नहीं हो सका, और जो है हमारे पास प्रिसाइज है ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। ये देखिए प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का जो है वो क्या नाम है कॉन्सेप्ट लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखते हैं कि हमारे पास एक एक्यूरेट है, ठीक है, एक इस तरह इंस्ट्रूमेंट हमने स्टैंडर्डाइज किया, तो हमारे पास 50 ml में उसने इतना वेट लेना है, तो उसने उतना ही वेट लेना है, ठीक है, तो उसके मतलब है वो एक्यूरेट है। लेकिन जब वो उतना वेट नहीं ले रहा, उससे कम ले रहा है या उससे थोड़ा ज्यादा ले रहा है, तो हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो एरर्स आ रहे हैं वो हमारे पास प्रीसाइज है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो हमारे पास एक्यूरेट है, ठीक है। जो है प्रिसाइज एक ऐसा एरर होता है जो थ्रू आउट रहता है किसी भी, फॉर एग्जाम्पल एक इसमें 50 ml में अगर हमारे पास 3% एरर है, तो थ्रू आउट जो है वो 3%, अगर 100 ml में जाएंगे तो वो उस हिसाब से जो है थ्रू आउट द प्रोसेस हमारे पास रहेगा, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस जो है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक्सटेंडेड जो वो रहता है हमारे पास। तो ये है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन होगी असेसमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड रियल वैल्यू, या इसको डिग्री ऑफ क्लोजनेस भी कह सकते हैं।
प्रिजर्वेशन एग्रीमेंट बिटवीन द सीरीज ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट जो सीरीज आ रही है, मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं, उनके दरमियान जो है वो हमें प्रॉपर जो है वो एक लिंक होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक जो एरर है वो थ्रू आउट द सेम एक्सटेंट रहना है, तो उसके डिफरेंट जब लेंगे, वॉल्यूम ज्यादा लेंगे, तो उसमें जो है रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि 3% आ रहा है तो एकदम जो है वो 9% पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्पेसिफिटी है, कोई भी है वो स्पेसिफाई या डिजाइन, वो हमारे पास इंटरेस्ट वाला सब्सटेंस है, उसके साथ जो है वो सब्सटेंस कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो ये है स्पेसिफिटी। लिमिट्स फॉर डिटेक्शन, लिमिट्स फॉर क्वांटिफिकेशन, लोएस्ट अमाउंट ऑफ अनलाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड लिमिट ऑफ डिटेक्शन, एंड लोएस्ट अमाउंट ऑफ अनलाइट दैट कैन बी क्वांटिफाइड व्हिच इज कॉल्ड एज लिमिट्स ऑफ क्वांटिफिकेशन। उसके बाद जो है लिनियरिटी एंड रेंज, ये हम चेक करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी ऑफ मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन है उतनी ज्यादा मेजरमेंट्स है, ठीक है, विद इन स्पेसिफिक रेंज। इस चीज को हम कहते हैं लिनियरिटी एंड रेंज, ठीक है। वो थ्रू आउट द सेम रहनी है, जितनी हमारे पास मेजरमेंट कैसे आएगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मेजरमेंट ज्यादा आएगी, ठीक है। इस तरीके से लिनियरिटी और रेंज जो है वो हमारे पास ये टर्म है, ठीक है। आगे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट रोबस्टनेस, ठीक है। ability of analytical procedures to remain unaffected, ठीक है। अगर कोई भी एनालिटिकल प्रोसीजर है, ठीक है, हमने टेबलेट बनाई है, अगर उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो प्रॉपर वैलिडाइज है, ठीक है। उस पर पीएच थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, उसके पास एबिलिटी है कि वो विदड्रॉ कर रही है, ठीक है, अपने आप को बर्दाश्त कर रही है, टेम्परेचर पे भी डिफरेंट, पीएच पे भी डिफरेंट कंडीशन पे वो अपने आप को महफूज रखे हुए हैं, इंटैक्ट रखे हुए हैं, उसके पार्ट्स डिफरेंट, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अनअफेक्टेड हैं, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं टैबलेट के वो सही पर जो है वो रहे हैं, ठीक है। या गाड़ी है उसके पुरसे जो है डिफरेंट रोड्स पे भागते हुए जो है वो ऐसे ही रहेगी, तो उसका मतलब है कि वो वैलिडाइज है, वो अच्छी है, वो यूज करने के लिए बेहतर है। तो इस तरीके से जो है वो वैलिडेशन की जाती है, ठीक है। इसके 3-4 7 पॉइंट है, ठीक है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पेसिफिटी, लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन, लिमिट्स ऑफ क्वांटिफिकेशन, लिनियरिटी एंड रेंज, एंड रोबस्टनेस, ठीक है। रोबस्टनेस एक मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हमने देखा एनालिसिस वर्सेस डिटरमाइन, ये बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एनालाइट्स वर्सेस डिटर्मिनेंट, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, ठीक है। 1974 में उन्होंने कंसेप्ट दिया था फेडरल गवर्नमेंट ने कि हमारे डिफरेंट जो एरियाज है वहाँ पे पानी की जो है वो हमने चेक करनी है, क्वालिटी और क्वांटिटी के वो आया जो है वो पीने काबिल है कि नहीं है, ठीक है। तो जो है वो जैसे जैसे ये हमारी सीवरेज कंडीशन जो है वो पूरी होती गई, इस तरह हमारे पानी में भी इफेक्ट हो रहा है। तो उनको चेक करने के लिए हमारे जो है वो म्यूनिसिपल कमेटीज तश्कील दी गई है, एक इदारा बनाया गया जो कि पानी के डिफरेंट सैंपल्स को टेस्ट करेगा और बताएगा कि क्या क्या पानी इस पीने काबिल है या नहीं है, ठीक है, डिफरेंट डिजीज में। तो होता यूँ है कि पानी में डिफरेंट फिकल कंटेमिनेशन हैं, माइक्रोब आ गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो इसको एनालाइज करने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। अब ये जो पानी हमने एक सैंपल लिया है, ठीक है, अब सैंपल को हमने क्या करना है, हमने एक सैंपल लिया है, ठीक है, हमने जो है एक सैंपल ले लिया है, ठीक है, हमारे पास सैंपल आ गया, ठीक है, पानी का सैंपल आ गया, उसमें कितनी फिकल कंटेमिनेशन है, ठीक है, कितनी फिकल कंटेमिनेशन है, डिफरेंट और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह माइक्रोबियल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये माइक्रोबियल कंपोनेंट्स आ गए हैं। तो ये जो चीजें होंगी जिन पे हमारा कंसर्न है, जिनको हम देख रहे हैं, परख रहे हैं, ठीक है, ये होंगे एनालाइड्स, ठीक है। इसमें फीकल कंटेमिनेशन है, इसमें क्लोराइड्स हैं, इसमें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, जो कि अच्छी नहीं है सेहत के लिए, तो ये होंगे एनालाइड्स। लेकिन इनकी अमाउंट को डायरेक्टली मेजर करना कि वो आया कितनी परसेंटेज में है, वो होगी डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो एनालाइज बस डिटर्मिनेंट्स का आपको फर्क पता होना चाहिए। एनालाइट्स आर दोज टाइप्स ऑफ targets things that vary type of sample, while क्या नाम है उसका, determinants or determination is a process of measuring the amounts of that very analytes is called determination, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। एनालाइट्स और डिटरमिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये मैंने यहाँ पे बताया भी है आपको। सब्सटेंस दैट आर मेजर्ड ड्यूरिंग एनालिसिस, जो कि सब्सटेंस जो कि हम मेजर कर रहे हैं, जिन जिन पे हमारे ऊपर जो है वो टारगेट है, जिनको हम अट्रैक्शन है, जो हम देख रहे हैं उसको कि ये चीजें मौजूद हैं, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द होल एनालाइट
तो एनालाइट्स एंड डिफरेंट, उनकी अमाउंट कितनी है, तो वो होगी डिटर्मिनेशन। एनालाइज वर्सेस डिटर्मिनेंट, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। जहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज, डिटर्मिनेंट, वैलिडेशन है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट सैंपल्स कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट केमिकल सेपरेशन टेक्निक्स के नाम लिखें। इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है, ठीक है। ये डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ बताई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक, ग्राविमेट्रिक और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट क्या होता है, और बॉडी फ्लूइड्स को जो है वो हैंडल आउट करना कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, सैंपल को हैंडल करना। और उसके बाद टाइप्स ऑफ सैंपल हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रास सैंपल, लैब सैंपल, एनालिसिस सैंपल। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक चीज जो है वो आपको बताने वाली रहती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताने वाली रह गई है, वो है कि हमारे पास जो है वो, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज कर रहे होते हैं, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ड्राई एजिंग में हमारे पास क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है मुफल फर्नेस में रखते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने के बाद क्या होता है कि उसमें जो वाटर और वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं, और एवोपरेट होने के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाता है, डिफरेंट chlorides and silicates में डिफरेंट चीज हो जाती है। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन इन द muffle furnace, heated at very high temperature, the volatile volatilities and water and that vaporize, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर burned into carbon dioxide and nitric oxide. Most minerals are converted to oxides, sulfates, phosphates, chlorides, silicates. डिफरेंट मिनरल्स को डाइजेशन के जरिए जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। वेट डाइजेशन में क्या होती है, डाइजेशन में हमने हीट देनी है, और वेट डाइजेशन में हमने सिंपल से याद ये रखना है कि हमने जो है वो डिकम्पोजिशन करनी है हमारे सैंपल की बाय एडिंग द लिक्विड रिएजेंट्स, ठीक है। जब लिक्विड रिएजेंट्स हम उसमें ऐड करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ सैंपल बाय एडिशन ऑफ लिक्विड रिएजेंट्स इन ऑर्डर टू सॉल्युबलाइज इट, ठीक है। अब वो जब सॉल्युबलाइज होगा, जब डिजॉल्व होगा, तो डिफरेंट कंपोनेंट में टूट जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक जो है बीकर पड़ा है, हमने ऊपर से क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो वो उसकी सोलिबिलिटी को ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा एक्वा सॉल्यूशन में। और जो डिफरेंट क्या नाम है, जो हमारे पास उसकी डिकम्पोजिशन से डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स बनेंगे। मिनरल ऑक्साइड्स फाउंड आफ्टर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिकम्पोज एंड रिमूव फ्रॉम द सैंपल, ठीक है। और इस तरीके से हमारे डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स बनते हैं। वेट डाइजेशन और इसकी जो है अपने डिफरेंस याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछें। और काइंडली जो है हमें सपोर्ट किया करें, लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अक्सर लोग जो है वो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, जो अच्छी बात नहीं है। तो मैं भी जो है इतना टाइम निकाल के जो है वो यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये चीज जो है आपने सब्सक्राइब करनी है, देखना है यहाँ पे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि जो है उनको उन तक भी ये चीज़ पहुंच सकें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।